हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल विशाल इन्फो हब पर। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो ये सीरीज़ खासकर उन बच्चों के लिए रहेगी, हम जो है नई सीरीज़ एक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं 14 और 15 मार्च को। ठीक है? जिसने अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर लिया है, वो इस सीरीज़ के थ्रू अपना जो है प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है? ये रहेगी आपकी मूल विधि और पॉलिटी की, ठीक है? मिक्स क्लास एक प्रकार से। इसमें हम डेली 30 क्वेश्चन करेंगे, लगभग आपके जो 20-25 दिन बचे हुए हैं, डेली 30 क्वेश्चन करेंगे, वो भी बाइलिंगुअल। तो हमारी क्लास रोज़ाना शाम को 5 बजे हुआ करेगी। इसमें आपके जितने भी अधिनियम हैं, उसमें आपका चाहे बीएनएस हो, ठीक है? और आपका जो आईटी एक्ट हो या फिर बच्चों से संबंधित या फिर महिलाओं से संबंधित आयकर जो आपका अधिनियम है वो हो या फिर आपका वन्यजीव अधिनियम हो, ठीक है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो, जितने भी अधिनियम आपके जितने भी कानून आपके जो है यूपीएसआई में जो एक प्रकार से पूछे जाते हैं, उसको जो हम इसमें जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। क्लास से अगर आप जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको अच्छी लगती है कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, जितने भी आपके दोस्त, भाई-बहन हैं उनके साथ। पहला आपका क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 के तहत यदि संगठित अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो न्यूनतम दंड क्या है? बताइए। देखिए, क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको उसकी व्याख्या बता दूँ। बात करें अगर हम बीएनएस की, देखिए वर्तमान में क्या है आपकी बीएनएस जारी है। यानी आपका मान लीजिए किसी अपराध के लिए दंड दिया जाता है तो वो आपको बीएनएस के माध्यम से दिया जाएगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। बीएनएस की जगह क्या आपकी आईपीसी इंडियन पेनल कोड जो था आपका जारी था। यानी आईपीसी के थ्रू आपको दंड दिया जाता था किसी भी अपराध के लिए। लेकिन अब जो है आपकी आईपीसी हटा हटा दी गई है, इसका नाम बदल करके अब बीएनएस कर दिया गया है, यानी भारतीय न्याय संहिता। ठीक है? अब बात करें आपकी बीएनएस की, तो बीएनएस भारत में कब लागू होती है? तो आपकी ये 1 जुलाई ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपका 1 जुलाई 2024 से जो है संपूर्ण भारत में जम्मू-कश्मीर को भी जो है मिला सकते हैं इसमें क्योंकि जम्मू-कश्मीर जो है अब जो है जो कानून पूरे भारत में लागू होगा वो जम्मू-कश्मीर में भी लागू होगा। तो ये 1 जुलाई 2024 से जो है संपूर्ण भारत में लागू है। ठीक है? अब ये कह रहा है कि आपकी धारा 111 क्या कहती है? धारा 111 क्या कहती है? तो आपकी धारा 111 कहती है आजीवन जो आपका कारावास होता है एक प्रकार से, ठीक है? आजीवन जो कारावास होता है, उसको जो है अनुच्छेद 100 सॉरी धारा 111 संदर्भित करती है। ठीक है? व्याख्या देख लेते हैं इसकी। देखिए, आपकी जो बीएनएस है, जैसे मैंने बताया, ये नया कानून है। इसकी जगह पहले क्या था आपका आईपीसी था। आईपीसी के थ्रू आपको जो है सज़ा दी जाती थी, दंड जो है दिया जाता था। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के थ्रू आपको जो है एक प्रकार से दंड दिया जाएगा। तो इसमें जो 111 है, विशेष रूप से संगठित जो अपराध है, जैसे कि आपके किडनैपिंग, जबरन जो है वसूली वगैरह करना या फिर आपका साइबर अपराध, ठीक है? इसके लिए बनाई गई है। दंड प्रावधान कैसा है? यदि ऐसे अपराध में किसी भी की जो है मृत्यु हो जाती है तो सज़ा मृत्युदंड या आजीवन कारावास होगी। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बताइए कानूनी ढांचे के तहत निजी रक्षा का निम्न में से कौन-सा अनिवार्य तत्व नहीं है? यानी कौन-सा नहीं है? 3 है और 1 नहीं है, वो आपको बताना है। बताइए तत्काल खतरा या आनुपातिक बल, खतरा टालने के बाद भी अधिकार उपलब्ध होना या फिर आपका लोक प्राधिकारी की सहायता लेने का समय न होना। तो इसकी बात करें देखिए, यहाँ पर जो है कानूनी ढाँचे के जो के तहत निजी रक्षा में कौन-सा जो है अनिवार्य तत्व नहीं होता, तो ये जो है आपका खतरा टालने के बाद भी अधिकार उपलब्ध, यानी सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। देखिए बात करें समय सीमा की, निजी रक्षा का अधिकार केवल तब तक होता है जब तक शरीर या संपत्ति को एक प्रकार से खतरा हो, ठीक है? हमलावर के भाग जाने या खतरा खत्म होने के बाद यदि आप वार करते हैं तो वह अपराध माना जाएगा। इसी बात को यहाँ पर जो है पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आरटीआई अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाता है तो कितने दिनों के भीतर प्रथम अपील दायर की जा सकती है? जैसे आपका आरटीआई एक्ट है, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन
एक्ट, ठीक है? आरटीआई का फुल फॉर्म है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ये क्या है? ये आपके सूचनाओं के अधिकार से संबंधित है। क्या है? आपकी सूचनाओं के अधिकार से संबंधित है। तो इसमें पूछा है कि कितने दिनों के भीतर आपकी प्रथम अपील जो है दायर की जा सकती है अस्वीकार के, जो आपका अनुरोध है वो अस्वीकार किया जाता है उसके बाद। तो ये आपको बताना है। बताइए निम्न चारों में से आपका क्या जो है ऑप्शन सही होगा? तो बात करें 30 दिन के अंदर, ठीक है? 30 दिन के अंदर। और ये भी यदि आपका जो है जीवन से संबंधित, ठीक है? जीवन से संबंधित हो तो आपका जो है 2 दिन के अंदर, कितने? 2 दिन के अंदर जो है देना अनिवार्य होता है। व्याख्या देख लेते हैं, अपील प्रक्रिया किस प्रकार है? सूचना ना मिलने या फिर गलत सूचना मिलने पर 30 दिनों के भीतर जो है विभाग के प्रथम अपीली अधिकारी के पास जो है अपील करनी होती है। यदि अपीलकर्ता के पास देरी का उचित कारण है, तो 30 दिन के भीतर जो है अपील स्वीकार की जा सकती है। ये जो है समय विस्तार है। और दूसरी अपील की बात करें तो प्रथम अपील के निर्णय से संतुष्ट न होने पर 90 दिन के जो है अंदर-अंदर फिर से जो है आप राज्य या फिर केंद्रीय सूचना आयोग की में जो है अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बताइए संविधान के अनुच्छेद 20 के 3 के अनुसार एक आरोपी व्यक्ति के लिए क्या निषिद्ध है एक प्रकार से? बताइए। देखिए बात करें आपकी, तो ये आपका जो है अपने ही विरुद्ध गवाह बनने की जो है एक प्रकार से मजदूरी। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर जो है मान लीजिए या तो उसने अपराध किया है या नहीं किया है, उस पर जो है झूठा इल्ज़ाम लगा है, लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसको जो है अदालत में पेश किया गया। लेकिन अदालत में पेश करने से पहले उस पर जो है जोर दिया गया है कि भई हम तुम्हारे घरवालों को ऐसे नुकसान पहुँचा देंगे, उनको जो है मार देंगे या फिर कुछ ऐसा कर देंगे, तो तुम्हें जो है खुद कबूल करना होगा कि हाँ, मैंने जो है ये मर्डर किया है या फिर मैंने ये अपराध किया। तो इस प्रकार से जो है उसे अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो सी बिल्कुल इसमें सही है। व्याख्या देख लीजिए। देखिए इसे सब अपराधन भी कहते हैं एक प्रकार से। यह जो है अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को किसी भी मतलब अपराध का जो है एक प्रकार से आरोपी बनाया गया है, खुद के खिलाफ सबूत देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं, ये कहता है, ठीक है? इसका एक केस भी आया था आपका सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य, ठीक है? इस मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नार्को टेस्ट या फिर पॉलीग्राफ जो आपका टेस्ट होता है, बिना सहमति के कराया इस अनुच्छेद का उल्लंघन माना जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, साइबर कानून के संदर्भ में आईटी अधिनियम की धारा 66 एफ 66 जो आपकी एफ है, किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? ये आपसे पूछा है। बताइए, क्या पहचान की चोरी या फिर आपका साइबर स्टॉकिंग या फिर आपका साइबर जो आतंकवाद होता है या निजता का उल्लंघन? देखिए, बात कर लेते हैं जो आपका 66 एफ जो है आपकी यानी 66 एफ ये आपके साइबर आतंकवाद से जो है रिलेटेड है, ठीक है? सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए 66 जो धारा 66 एफ है, इसके तहत साइबर जो आतंकवाद के लिए अधिकतम सज़ा आजीवन जो है कारावास तय की गई है, ठीक है? परिभाषा यदि कोई व्यक्ति भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को जो है एक प्रकार से हानि पहुँचाता है, नुकसान पहुँचाता है, ठीक है? और किसके माध्यम से? कंप्यूटर संसाधनों के माध्यम से, तो जो है इसके अंतर्गत शामिल होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए बीएनएसएस के तहत जाँच के शुरुआती चरण के दौरान पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि क्या है? बताइए। तो बात करें अधिकतम सीमा यहाँ पर जो है पूछी है तो आपकी 15 दिन। कितनी? 15 दिन। यानी आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। बीएनएसएस का नया नियम जो अब है यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार पुलिस रिमांड के कुल 15 दिनों को जो है शुरुआती जैसे 40 या 60 दिनों की अवधि के भीतर अलग-अलग किस्तों में जो है लिया जा सकता है। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन आपका मोटर वाहन अधिनियम 2019 बिल्कुल, बताइए। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत यदि कोई किशोर किशोर का मतलब है जो नाबालिग हो, सड़क अपराध करता है तो अभिभावक पर कितना जुर्माना होगा? ₹5000 का, ₹10,000 का, 25,000 का या फिर 50,000 का? तो बात करें आपका 25,000 का, ठीक है? क्योंकि जो है वो किशोर जो है नाबालिग है, ठीक है? यानी कि अंडर जो है ऐज है।
तो उस पर जो है कोई वो नहीं लगेगा। तो ये किस पर? उनके अभिभावकों यानी माता-पिता सॉरी पिता पर जो है लगेगा यानी उनके जो घरवाले हैं उनको देना होगा। बात करें मालिक का दायित्व यानी अभिभावक का दायित्व क्या होता है? देखिए 25,000 का जुर्माना और 3 साल तक की जेल इसमें हो सकती है। वाहन पंजीकरण की बात करें तो उस वाहन का रजिस्ट्रेशन 12 महीने के लिए रद्द किया जा सकता है, ठीक है? कर दिया जाता है और नाबालिग की सज़ा उसे 25 साल की उम्र तक जो है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा और उस पर जो है एक प्रकार से बात करें जुवेनाइल आपका जो जस्टिस होते हैं, एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल ढांचे का सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया गया था? देखिए, ये मूल ढाँचा है क्या? देखिए जो हमारा प्रस्तावना है, यानी कि उसका जो मूल एक प्रकार से संरचना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ठीक है? मूल जो ढाँचा है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो ये किस केस में कहा गया था? ये आपसे पूछा है। फेमस क्वेश्चन है, हर बार जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये। तो ये बात करें आपका जो केसवनन भारती मामला है, इसमें किया गया था, ठीक है? इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है, देखिए 1973 का ये फैसला था, ठीक है? भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे बड़ा फैसला माना जाता है। 13 जजों की एक प्रकार से बेंच थी, उन्होंने ये लिया था। सिद्धांत क्या है कि संसद जो है संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह इसके जो मूल ढाँचा है उसका, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब चीज़ें दी गई हैं, ठीक है? तो इसको जो है नष्ट नहीं कर सकती है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, बताइए, कह रहा है एससी-एसटी अधिनियम की किस धारा के तहत अग्रिम जमानत आमतौर पर प्रतिबंधित है? तो इसमें आपका जो है अग्रिम जो जमानत आमतौर पर प्रतिबंधित होती है, ये आपकी सेक्शन यानी धारा 18 ठीक है? धारा 18 बिल्कुल। चलिए, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। देखिए, एक प्रकार से कठोर प्रावधान है कि धारा 18 स्पष्ट करती है कि इस अधिनियम के तहत किसी मतलब किए गए अपराध के लिए जो है अ, सीआरपीसी, बीएनएसएस की धारा यानी कि 438 का जो है लाभ नहीं मिलेगा उसको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया था? बताइए। अगर बात करें आपका जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, तो ये आपका किस अधिनियम किस अनुच्छेद यानी आपके जो संविधान है, संविधान में कौन-सा अनुच्छेद है जिसके तहत इसको जो है एक प्रकार से बनाया गया है, ये आपसे पूछा है। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो ये होता है आपका आर्टिकल 253 यानी कि आपका 253 ठीक है? व्याख्या देख लीजिए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करें, आपका जो अनुच्छेद 253 है, संसद को अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते हैं, जैसे अ, बात करें क्योंकि आपका जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था, ये जो है एक प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय संधि थी, उसी का एक प्रकार से परिणाम रहा। ठीक है? तो 1972 में स्टॉकहोम जो आपका सम्मेलन हुआ था, उसी को जो है उसी के अनुसार जो है आपका हमारे देश में क्या बनाया गया था, ये आपका अधिनियम बनाया गया था। तो उससे संबंधित है। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा कौन-सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति देता है? ये आपसे पूछा है। ये आपका आर्टिकल 227 यानी आपका 227 की जो है के अंदर है, ठीक है? न्यायालयों को जो है अधिकार क्षेत्र के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर जो है अधीक्षण एक प्रकार से की शक्ति देता है, ठीक है? अनुच्छेद 227 व्याख्या देख लेते हैं। आपका जो प्रशासनिक नियंत्रण है किस प्रकार से कार्य करता है? देखिए अनुच्छेद 227 के तहत हाई कोर्ट को अपने क्षेत्र की सभी अदालतों और ट्रिब्यूनल के जो रिकॉर्ड होते हैं उनको मंगवाने, सामान्य नियम बनाने और उनके जो प्रशासनिक कामकाज है उनकी निगरानी करने का एक प्रकार से जो है राइट है, अधिकार है। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जनहित याचिका में यानी जो आपकी पीआईएल है, ठीक है? लोकस स्टेंडाई के पारंपरिक नियम को जो है क्या कहते हैं? इसमें 2 आपकी उक्ति है, एक प्रकार से कही गई है। एक लोकस स्टेंडी होती है, ठीक है? तो आपसे पूछा है, बताइए लोकस स्टेंडी का जो नियम है, किसको संदर्भित करता है? आपसे पूछा है।
वैसे आपसे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आपका जो पीआईएल है, पीआईएल का जो है एक प्रकार से निर्माण या फिर कह सकते हैं पीआईएल का जो जन्म है वो कहाँ से हुआ है? तो ये आपका जो है अमेरिका से। कहाँ से आपसे पूछ लिया जाता है? आपका ये अमेरिका से क्योंकि स्रोत में जो है आपसे पूछ लिया जाता है कि पीआईएल का जो है एक प्रकार से उद्गम कहाँ हुआ है या हमने फिर पीआईएल को कहाँ से ग्रहण किया है? तो अमेरिका से लेकिन अगर पीआईएल का जो है एक प्रकार से जन्मदाता या फिर पीआईएल का पिता किसी को जो है पूछे भारत में, तो आपका पीएन भगवती, तो ये एक जज थे, ठीक है? भगवती, ठीक है? तो पीएन भगवती इनके जो है एक प्रकार से कहे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि इसका जो ये नियम है किसको संदर्भित करता है? ये आपसे पूछा है। तो इसकी बात करें तो ये जो है शिथिल या फिर उदार बना दिया गया है इस प्रकार से जो है। इसका जो है एक्सप्लेनेशन है, इसका अर्थ होता है सामान्य कानून में केवल वही व्यक्ति कोर्ट जा सकता है जिसका अधिकार छीना गया हो, ठीक है? पीआईएल में बदलाव समाज में जो कमज़ोर वर्ग या जनहित के जो मुद्दे के लिए कोई व्यक्ति या संस्था कोर्ट जो है जा सकती है, इसे ही लोकस स्टेंडाई या फिर शिथिल होना कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू संबंध में 2 व्यक्तियों के बीच का वह संबंध शामिल है जो साझा गृहस्थी में एक साथ रहे हैं। ये आपको बताना है। विवाह या गोद लेना, रक्त संबंध, विवाह की प्रकृति का संबंध या फिर आपका उपरोक्त सभी। तो बात करें इसमें उपरोक्त सभी शामिल होंगे, ठीक है? आपका विवाह या गोद लेना या आपका रक्त संबंध हो या फिर आप विवाह की जो प्रकृति का संबंध हो वो भी, ठीक है? इसमें सब। व्याख्या देख लीजिए। व्यापक दायरे की बात करें यह कानून न केवल बल्कि मतलब पत्नी, बहन, माँ, ठीक है? या लिव इन में आप रहते हैं पार्टनर के साथ उसको भी जो है सुरक्षा देने का काम करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा निर्धारित राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो ये है आपका 250, ठीक है? बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं विभाजन। देखिए इसमें 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, मनोनयन की बात करें तो 12 सदस्य जो आपके साहित्य, विज्ञान, कला या फिर समाज की जो सेवा क्षेत्र होता है वहाँ से चुने जाते हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो राज्यसभा में 245 सदस्य जो हैं एक प्रकार से चुने जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान किए जाने वाला न्यूनतम मुआवजा क्या है? तो बात करें तो इसमें जो है बाजार मूल्य का 4 गुना। कितना? बाजार मूल्य का 4 गुना। तो सी इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए ग्रामीण क्षेत्र की बात करें बाजार मूल्य का 4 गुना, ठीक है? और शहरी क्षेत्र में बात करें तो 2 गुना मुआवजा दिया जाता है। अतिरिक्त लाभ भी कुछ जो है दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? भारतीय न्याय संहिता जिसको बीएनएस कहते हैं, में राजद्रोह यानी पहले आरपीसी जो आईपीसी थी उसके तहत जो है सज़ा दिया जाता था। आईपीएस में थी सॉरी आईपीसी में जो थी एक प्रकार से 124 ए धारा थी। लेकिन ये पूछा है बीएनएस में यानी भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह के अपराध को किस धारा में बदल दिया गया है? तो पहले ये 124 के ए में थी, लेकिन अब ये 152 में कर दी गई है। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा 16 का। व्याख्या शब्द का विलोपन देखिए नए कानून में राजद्रोह शब्द को हटा दिया गया है और इसकी जो है संख्या भी बदल दी गई है, ठीक है? अब ये 152 में रखा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की कौन सी अनुसूची उन जानवरों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें वर्मीन यानी कि विनाशकारी माना जाता है और जिनका शिकार किया जा सकता है? बताइए। पहली अनुसूची, तीसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची या फिर आपकी छठी अनुसूची? तो बात करें इसमें आपकी जो पांचवी अनुसूची है इसमें सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है? ये इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 2 20 का 2 दोहरे दंड के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है जिसका अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति पर अलग-अलग अपराधों के लिए 2 बार मुकदमा नहीं चलेगा या फिर किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा और दंड नहीं दिया जाएगा या फिर एक ही अपराध के लिए व्यक्ति को 2 बार सजा दी जा सकती है या फिर आपका केवल विभागीय जांच के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है।
अगर बात करें इसकी, ये कह रहा है अनुच्छेद 20 का 2, ठीक है? बी इसका जो 2 है, तो ये किस बारे में जो है, किसके संबंध में बात करता है? तो ये कहता है, इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए जो है, एक बार मुकदमा और दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है? यानी किसी भी व्यक्ति, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक प्रकार से कोई अपराध कर दिया है, तो उसे उस अपराध के लिए सिर्फ़ एक बार सज़ा दी जाएगी, बार-बार सज़ा नहीं दी जाएगी, ठीक है? एक से अधिक बार जो है मुकदमा और दंड नहीं दिया जाएगा, यह इसका अर्थ है, ठीक है? ये व्याख्या है इसकी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बीएनएसएस के तहत पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद मजिस्ट्रेट के लिए अपराध का संज्ञान लेने की अधिकतम समय सीमा क्या है? बताइए। देखिए, आपका अधिकतम समय सीमा की बात करें तो ये 90 दिन होते हैं। कितने? 90 दिन, ठीक है? व्याख्या है इसकी। देखिए, आपका जो नया कानून बीएनएसएस बना है, इसमें जो अदालती देरी को कम करने के लिए मजिस्ट्रेट को 90 दिन के जो है भीतर संज्ञान लेना अनिवार्य होता है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किस सिद्धांत पर आधारित है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहते हैं, या फिर आपके कानून की जो उचित प्रक्रिया है उस पर आधारित है, कानून का शासन या फिर संसद की सर्वोच्चता। तो इसमें आपका जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, उसी को जो है एक प्रकार से उसी के आधार पर कार्य करती है, ठीक है? तो ये बिल्कुल आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अनुच्छेद 13 और 21, देखिए अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को यह शक्ति देता है कि वह किसी भी ऐसे कानून या मामले को जो है अवैध घोषित कर सके जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कहता है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोक सेवक द्वारा आपराधिक जो कदाचार है, किस धारा में जो है परिभाषित की गई है? ये आपसे पूछा है। तो बात करें ये आपकी धारा 13 में, क्या है आपका? धारा 13 में लोक सेवक को, ठीक है? लोक सेवक द्वारा जो आपका आधिकारिक आपराधिक जो चार होता है एक प्रकार से, वो कहाँ? आपका धारा 13 में। परिभाषा की बात करें, यदि कोई लोक सेवक अपने पद का दुरुपयोग करके अवैध रूप से संपत्ति बनाता है या बेईमानी से किसी अन्य की संपत्ति जो है अपने नाम करता है, तो इसे आपराधिक कदाचार माना जाता है, ठीक है? धारा 13 के तहत। इसके लिए सजा का प्रावधान भी है, 4 वर्ष जो है न्यूनतम और अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास उसको हो सकता है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों के संबंध में किस संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? बताइए। देखिए, अनुसूची की बात करें तो मूल संविधान में सिर्फ़ और सिर्फ़ 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची है, तो 4 अनुसूची जो है जोड़ी गई थी, ठीक है? 4 अनुसूची जोड़ी गई थी। अब ये कह रहा है कि 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? बताइए। तो आपका जो 74वां संविधान संशोधन था, उसमें जोड़ी गई थी, ठीक है? यानी 74th अमेंडमेंट। बात करें 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 में पारित हुआ, लेकिन ये लागू कब 1 जून 1993 को हुआ था, ठीक है? 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिकाओं के लिए जो है एक प्रकार से 18 कार्यात्मक विषय, जैसे शहरी नियोजन है, अग्निशमन जो आपकी सेवाएँ हैं, ठीक है? ये कुछ विषय रखे गए हैं, तो इनको शामिल किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो आपका आईटी एक्ट है, यानी जो आपका आईटी अधिनियम है, ठीक है? 2000 की धारा 69 ए केंद्र सरकार को क्या शक्ति देती है? ये आपसे पूछा है। तो ये शक्ति देती है ऑनलाइन किसी भी सूचना को ब्लॉक कर देना, ठीक है? यानी जो ऑनलाइन सूचना है उसको जो है एक प्रकार से ब्लॉक कर देना, ठीक है? भारत की संपूर्णता, अखंडता, रक्षा या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के हित में सरकार किसी भी ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक कर सकती है, ठीक है? नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है, बताइए भारत में आरटीआई अधिनियम बनाने की सिफारिश करने वाली पहली समिति के अध्यक्ष कौन थे? आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो आपके अधिकारों से संबंधित है, सूचना के अधिकारों से। तो बात करें आपके जो एचडी शोरी करके थे, तो ये समिति जो है से संबंधित है, ठीक है?
ये उसके अध्यक्ष थे कमेटी के। सोरी समिति जो 1997 में गठित करी गई थी, इस समिति में जो है सूचना का स्वतंत्रता का एक प्रकार से मसौदा तैयार किया था, ठीक है? इसी समिति की जो रिपोर्ट थी, उसी के आधार पर 2002 में कानून बना था, जिसे बाद में जो है और अधिक सशक्त बना करके 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम जो है यानी एक्ट जो है बना दिया गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस आधार पर शुरू की जा सकती है? देखिए, आपकी बात करें देखिए, आपका दुर्व्यवहार नहीं, अक्षमता नहीं, भ्रष्टाचार नहीं। देखिए, संविधान का उल्लंघन करने पर, क्या संविधान का उल्लंघन करने पर, ठीक है? तो यही आपका जो है एक मजबूत इसमें तर्क है, ठीक है? एकमात्र आधार होता है राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग प्रक्रिया लगाने का, ठीक है? जो अनुच्छेद 61 के तहत लगाई जाती है। तो ये जो है संविधान का उल्लंघन करने पर ही लगाई जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एससी-एसटी अधिनियम के तहत राहत और पुनर्वास किन नियमों के अनुसार प्रदान किया जाता है? रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन बताइए। रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन जो आपका या फिर कह सकते हैं राहत और पुनर्वास। तो ये आपका जो है 1995 का जो नियम है उसके तहत, ठीक है? बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो होती है, अत्याचार निवारण अधिनियम, इस नियम के तहत क्या करा है 1995 में पीड़ितों को जो है मिलने वाली आर्थिक सहायता और पुनर्वास के जो मानक है उसको तय किया गया था। ठीक है? इसमें जो अत्याचार के प्रकार के आधार पर जो है 85,000 से लेकर के आपका 8.25 लाख यानी कि लगभग 8,25,000 लाख तक की जो सहायता राशि है वो प्रदान की जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, भारत में जनहित याचिका की अवधारणा को किन न्यायाधीशों ने लोकप्रिय बनाया था? जैसे कि मैंने ऊपर बताया, जहाँ आपको पीएन भगवती जी दिखेंगे, वहाँ पर करना है। लेकिन कभी-कभी जो है 2 व्यक्ति से संबंधित है, नाम तो वैसे आता है पीएन भगवती जी का ही, लेकिन 1 व्यक्ति और थे इनके साथ में। तो अगर ऑप्शन में वो भी आ रहे हैं तो उनको करना है, जो कि इसमें दिया गया है। एक आपके कृष्णा अय्यर जी थे और एक आपके पीएन भगवती। दोनों दोनों दिए गए ऑप्शन में, तो आप जो है दोनों को टिक करेंगे। तो सी बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है बीएनएस की धारा 80 जो आईपीसी की धारा 304 बी थी, उसके तहत दहेज मृत्यु के लिए न्यूनतम सजा कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है? तो बात करें आपका 7 वर्ष की सजा। 7 वर्ष की सजा यानी सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या है, देख लीजिए। दंड की बात करें, दहेज मृत्यु के लिए न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक जो है बढ़ाया जा सकता है। शर्त क्या है, महिला की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर होनी चाहिए और मृत्यु से ठीक पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया होना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार रिपीट हुआ है ना, हर एग्ज़ाम में आता है ये क्वेश्चन। अवशिष्ट शक्तियाँ बताइए। तो बिल्कुल ये आपकी संघीय संसद, ठीक है? संघीय संसद। ये इसकी व्याख्या है। अनुच्छेद 248 वे विषय जो संघ और राज्य या फिर समृद्धि सूची में शामिल नहीं है, वो विषय कैसे हैं? अवशिष्ट विषय हैं और वो किसको हैं? आपके जो है केंद्र को जो है या फिर कह सकते हैं संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, बताइए बीएनएस के तहत छीना-झपटी को एक अलग अपराध के रूप में किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो ये बात करें आपकी 304, 304 यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। बदलाव की पुरानी आईपीसी जो थी आपकी, उसमें जो है स्नैचिंग के लिए जो है अलग से कोई विशेष धारा नहीं थी, यानी छीना-झपटी जो होती है। लेकिन नई जो आपकी ये बनाई गई है बीएनएस, तो आप की इसमें जो पुलिस व्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए धारा 304 में स्नैचिंग जो है विशेष रूप से परिभाषित की गई है और उसके लिए जो है दंड का भी प्रावधान है। 3 वर्ष तक के लिए कारावास हो सकता है और साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो धन्यवाद आप सबका इस क्लास को देखने के लिए और मैं चाहती हूँ कि आप इस क्लास को जो है शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना तो ना भूलें, ठीक है? थैंक यू, आज जो है आप सबने ये क्लास देखी। कल फिर से एक और नई क्लास और एक और नए जज़्बे और नए क्वेश्चन्स के साथ हम आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।